Assalamualaikum friends, welcome to studyhigh.pk. Today is our second lecture on transport in man and topic is red blood cells and white blood cells. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ब्लड एंड प्लाज्मा, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपसे डिस्कस किए थे, एमसीक्यू सॉल्व किए थे। और पहले हम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे रेड ब्लड सेल्स में कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, कौन से एब्सेंट हैं, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है नहीं करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। इसी तरह से इसमें कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, उनके एब्सेंट होने की वजह से इस सेल की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होता है। इन तमाम चीज़ों को आज किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स, इस टॉपिक को भी और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये मोस्ट न्यूमरस ऑफ सेल्स हैं इन द ब्लड। जैसे कि ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड सेल बॉडीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें इनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके साइटोप्लाज्म में चंद एंजाइम प्रेजेंट हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि इसके साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होते हैं क्योंकि उसमें एंजाइम और सॉल्ट की प्रेजेंस होती है। सो ऐसा आपने नहीं समझना कि इस सेल के अंदर सिर्फ अकेला हेमोग्लोबिन ही है। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है छोटा सा, उसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट परफॉर्म मियोसिस एंड मिटोसिस, क्योंकि जो उनसे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता और वो सेल डिवाइड नहीं कर सकता। तो सेल डिवीजन नहीं कर सकते, इसका मतलब माइटोसिस मियोसिस, ये नहीं न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये एक बात जो कि आपको पता है। उसी से इनडायरेक्टली अगर ये कहें कि न्यूक्लियस एब्सेंट होने से क्या मतलब है, वो यही मतलब है कि वो माइटोसिस मियोसिस नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं कर सकता। रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये ऑर्गेनाइज नहीं पाए जाते, ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया और ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इस सेल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो एटीपी की, वो कहाँ से आएगा? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें नहीं पाया जाता, तो वो एटीपी हमारे पास कहाँ से आएंगे? ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में एंजाइम और सॉल्ट भी हैं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि रेड ब्लड सेल में एटीपी जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं और वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। रेड ब्लड सेल्स हैव डेंट ऑन बोथ साइड ऑफ सेल्स दैट इंक्रीजेज सरफेस एरिया। ये एक अहम बात है क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव है, बाइकनकेव डिस्क की तरह। तो जो जोन सा छोटा सा गड़ा होता है वो दोनों तरफ होता है, ना कि एक साइड के ऊपर। रेड ब्लड सेल्स हैव डेंट ऑन बोथ साइड ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से सेल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और इसकी ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 7 माइक्रोमीटर, कुछ बुक में 8 माइक्रोमीटर और कहा यह जाता है कि 7 to 8 माइक्रोमीटर। इसका इतना छोटा डायमीटर क्यों होता है? इसका इतना छोटा डायमीटर इसलिए होता है ताकि ये कैपिलरी से पास कर सके और इसके अंदर साइटोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अंदर साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से अगर कोई कैपिलरी काफ़ी कम है, काफ़ी छोटा साइज है, तो फिर ये वहाँ से अपनी शेप को बाइकनकेव से चेंज करके थोड़ा सा चेंज करता है ताकि इजीली पास कर ले। बाद में आगे गुजर कर फिर ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो इसका डायमीटर इतना कम इसलिए होता है ताकि कैपिलरी से इजीली पास कर सके और अप्रॉक्सीमेटली कैपिलरीज का साइज भी इतना ही होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि जो उनसे इर्द गिर्द के फ्लूइड या टिश्यू है वहाँ से इजीली ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज किया जा सके। अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, परफॉर्म बाय रेड ब्लड सेल्स? प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल कैन नॉट परफॉर्म। इनमें से कौन सा फंक्शन जो रेड ब्लड सेल परफॉर्म कर सकते हैं? अब प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम रहा है? राइबोसोम्स का। और क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो ये इंडिपेंडेंटली प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये तो बात कन्फर्म है। दूसरा सी ऑप्शन, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के लिए न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये सेल भी डिवाइड नहीं कर सकते। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ये समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना होने की वजह से प्रोटीन नहीं हो सकी, न्यूक्लियस के ना होने की वजह से सेल डिवीजन नहीं हो सकी, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के ना होने की वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। जबकि ऐसा नहीं है, इसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल में होती है,
जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल कैन परफॉर्म एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए एटीपी की प्रोडक्शन होती है जिससे रेड ब्लड सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल डज नॉट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ऑल आर एब्सेंट। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल के ऊपर बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल सबसे पहली बात कि ये कलरलेस होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन की वजह से वो कलर रेड होते हैं और इनका साइज रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। रेड ब्लड सेल्स का साइज जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें लिम्फोसाइट से थोड़ा सा छोटा होता है। बाकी तमाम वाइट ब्लड सेल्स इनका साइज रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है। इनकी दो टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट रेड ब्लड सेल की ऐसे टाइप हैं जिनकी साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उनसे ग्रेनुलोसाइट हैं या इसकी कोई टाइप आपको बता दी जाए, जैसे न्यूट्रोफिल, ये ग्रैनुलोसाइट है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इन ग्रैन्यूल की बेस पे वाइट ब्लड सेल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके ग्रैन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियस, सी एक और, डी बोथ ए एंड बी। तो मोस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी। सो आपने इसे भी माइंड में रखना है। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलोसाइट। टोटल 5 टाइप हैं जिनमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या हैं, एक ग्रैनुलोसाइट। बाकी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल इस वो क्या है, ग्रैनुलोसाइट। सो आपने इन्हें, ये छोटी छोटी बातें ये तो आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो सा मोनोसाइट है ये लार्ज पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है, इनगल्फ करके उसकी ब्रेकडाउन करता है, जबकि न्यूट्रोफिल इस्तेमाल को करते हैं। सो दोनों ही फैगोसाइट हैं। तो इनमें दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। एक इनमें ग्रैनुलोसाइट है, एक ग्रैनुलोसाइट है। एक छोटे पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है, इनगल्फ करता है एक बड़े पार्टिकल को। सो ये जो डिफरेंस है ये आपने ज़रूर याद रखना है। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स, इनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है ब्लड में, जबकि बेसोफिल की सबसे कम होती है। बेसोफिल कैन अपोज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स ऐसा करती हैं कि वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बेसोफिल एक केमिकल रिलीज करके ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को अपोज करते हैं, इनहिबिट करते हैं। यही वजह है कि ये फंक्शन के अपोजिट परफॉर्म करते हैं प्लेटलेट्स के। यानी वही स्टेटमेंट है कि ये ब्लड क्लॉटिंग को अपोज करते हैं, उससे ही उन्होंने अपोजिट करके ये पॉइंट निकाला कि ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को अपोज करते हैं। ऐसे ही इंडिया टेस्ट में होता है, एक ही चीज़ को घुमा फिरा के स्टूडेंट से पूछ देते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स का टेबल है ये आपने ज़रूर याद रखना है। रेड ब्लड सेल की डायमीटर बताया है अप्रॉक्सीमेटली 8 माइक्रोमीटर, इनका एवरेज नंबर सबसे ज़्यादा, फंक्शन। इसके बाद वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट्स जिन्हें कहते हैं, जिसका मतलब होता है वाइट सेल्स। ग्रैनुलोसाइट की 3 टाइप हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। इनमें जो उनसे लोब है, जैसे न्यूट्रोफिल 2 to 5 लोब है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि इनमें से न्यूट्रोफिल कौन सा है, तो जिसकी इस तरह की लोब होगी 2 to 5 वो क्या होगा, न्यूट्रोफिल। इस तरह से जो एसिनोफिल है वो बाइलोब्ड है, उसके न्यूक्लियस की 2 लोबें हैं, इसका साइज भी रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है। न्यूट्रोफिल की परसेंटेज सबसे ज़्यादा 62%, जबकि एसिनोफिल की 2% है, और बेसोफिल जैसा कि आपको मैंने बताया इसकी लेस देन 1% है। जबकि इसका जो सा न्यूक्लियस का ये भी बाइलोब्ड है लेकिन इससे डिफरेंट है। मोनोसाइट इसका भी देख लें, ये 3% वाइट ब्लड सेल है, ये मैक्रोफेज और लार्ज पार्टिकल को की फैगोसाइटोसिस करता है। जबकि लिम्फोसाइट का जो सा न्यूक्लियस है ये फिल करता है होल साइटोप्लाज्म को, और ये 32% वाइट ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स के अंदर जो सा साइटोप्लाज्म है ये फ्रेगमेंट होते हैं लार्ज सेल्स के, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये कलरलेस होते हैं। तो इनकी जो परसेंटेज है वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा होती है, रेड ब्लड सेल से कम होती है, और ये ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब सिनोफिल क्या करता है, ये अटैक करता है पैरासाइट के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसोफिल हेपेरिन रिलीज करके ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करता है, अपोज करता है, और हिस्टामिन रिलीज करके इन्फ्लेमेशन काज करता है। इनके फंक्शन, ये टेबल आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब इसमें से एमसीक्यू किस तरह आएंगे, अभी 1-2 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लिम्फोसाइट। अब आपने रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के बाइलोब्ड होती हैं, ट्राइलोब्ड होती हैं। अब इसमें से आपने पहचानना है कि लिम्फोसाइट क्या है। तो लिम्फोसाइट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो सा न्यूक्लियस होता है वो होल सेल को कवर करता है। बाकी न्यूट्रोफिल बाइलोब्ड भी है, ट्राइलोब्ड भी हैं, इसके अलावा डिफरेंट लोब भी हैं। जबकि लिम्फोसाइट की लोब नहीं होती, ये होल साइटोप्लाज्म को कवर करता है। सो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किसका न्यूक्लियस की शेप कैसी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रेनुलोसाइट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस कितने हैं? पहली बात तो ये दो हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ए ऑप्शन बेसोफिल, बी ऑप्शन न्यूट्रोफिल, सी ऑप्शन मोनोसाइट, डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट दोनों ही पहली बात तो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रेनुलोसाइट कहा है, यानी वो वाइट ब्लड सेल जिसके साइटोप्लाज्म में सारे ग्रैन्यूल्स भी हों, तो वो क्या है? न्यूट्रोफिल। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, नॉट डी। ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू अबाउट रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल। उम्मीद है आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन दोनों के बारे में, उनके बारे में इल्म हो गया होगा। किस तरह से एमसीक्यू बन सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये किस तरह से, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ एटीपी आते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जरिए, साइटोप्लाज्म में एंजाइम पाए जाते हैं, ये प्रोटीन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। होप यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर लेक्चर्स एंड वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।